वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। जौनपुर और मछली शहर। मछली शहर में अखिलेश यादव ने बड़ा अच्छा दांव खेला। युवा चेहरा प्रिया सरोज को, तूफानी सरोज की बिटियां हैं, उनको दिया टिकट। प्रिया सरोज वाले सीट का हाल हम लेंगे कि बीपी सरोज जो शुरुआत में जिनको विरोध भी झेलना पड़ा, क्षेत्र में कोई बड़ा नेता आने को तैयार नहीं था, कोई बड़ी रैली नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चढ़ा और धनंजय सिंह ने अपने पत्ते खोले, उसके बाद मछली शहर तो अच्छा हुआ ही और जौनपुर में भी उसका इफेक्ट दिखाई दिया। अजय, जौनपुर में सिर्फ धनंजय सिंह के आ जाने से ही कृपा शंकर सिंह की जीत तय हो गई क्या, या कुछ है अभी बाबू सिंह कुशवाहा टक्कर दे पा रहे हैं? बिल्कुल पुष्कर जी, धनंजय सिंह के बीजेपी के समर्थन से कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ फायदा मिलता दिख रहा है। इसके अलावा एक बीजेपी के लिए और बड़ी अच्छी खबर है, यहाँ से समाजवादी पार्टी से बगावत किए हुए ओम प्रकाश और बाबा दुबे भी बीजेपी का समर्थन कर दिए हैं। उनके पास लगभग 65 से 70 हजार ब्राह्मण बिरादरी का वोट बैंक है। बाबा मित्र मंडली जो उनका एक अपना संगठन है, तभी हाल में उन्होंने भी ऐलान किया है कि हम बीजेपी का समर्थन राष्ट्रहित में करेंगे। लेकिन इन सबके बीच रही बात बाबू सिंह कुशवाहा की, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ अभी भी नुकसान मिलता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ का जो यादव वर्ग है वो अभी भी नाराज है। बाहरी प्रत्याशी होने से यहाँ काफी नाराजगी है। लोग यहाँ पे कह रहे हैं पहले भाई फिर सफाई, यानी श्याम सिंह यादव जो बीएसपी से सिटिंग सांसद यहाँ से हैं और पार्टी ने दोबारा उनके ऊपर भरोसा जताया है धनंजय की पत्नी का टिकट काटकर। जौनपुर का जो यादव वर्ग है कहीं ना कहीं श्याम सिंह यादव की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि आज अखिलेश यादव ने जौनपुर में रैली की और सबको एकजुट करने की कोशिश जरूर की, लेकिन फिर भी जो यहाँ के यादव मतदाताओं का मूड है, यादव थे, लकी यादव, ललाई यादव जरूर थे, लेकिन यहाँ का जो वोटर जवाब तो देना पड़ेगा ना। विक्रमादित्य मार्ग पे जब पोस्टमार्टम होगा 4 जून के बाद, तो लकी यादव क्या बच जाएंगे? देखिए, पार्टी की कुछ मजबूरी है, इस वजह से कोई बगावत नहीं कर सकता। मंच पे मंच साझा करना नेताओं की मजबूरी है, लेकिन अंदर की बात यह है कि अंतर कला समाजवादी पार्टी यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर झेल रही है। फिलहाल तीसरे नंबर पर चली जाएगी क्या? यहाँ पे श्याम सिंह यादव को अच्छा फायदा दिखता हुआ मिल रहा है। लड़ाई की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और श्याम सिंह यादव की लड़ाई सीधी तौर पर दिख रही है, क्योंकि यहाँ के समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है वो कहीं ना कहीं बीएसपी की तरफ खिसकता हुआ दिख रहा है। धनंजय ने बीजेपी का सपोर्ट जरूर कर दिया। साथ जा रहा होगा, फिर तो वहां चुनाव ही जीत जाएंगे। फिर तो कृपा शंकर सिंह को एज कहां रह गई? मैं वही 2.5 लाख मुस्लिम, 2.5 लाख यादव, 2.5 लाख 2,31,000 ये अपना दलित वोट। जी बिल्कुल, तो वहां तो 7.5 लाख का चुनाव हो गया। धनंजय सिंह ने बीजेपी को सपोर्ट जरूर कर दिया है, लेकिन जो उनके समर्थक हैं खासकर फॉरवर्ड में, वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम वर्ग है वो जो है कहीं ना कहीं अपना दूसरा रास्ता तलाश रहा है, तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तरफ रुख कर रहा है। ये इकलौती सीट होगी अजय, का कहना है। हो सकता है अभी 48 घंटे हैं, ये इकलौती सीट होगी पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर मुसलमान और यादव इंडिया गठबंधन से अलग जाएगा। दरअसल सबकी मजबूरी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके मुताबिक अच्छा प्रत्याशी नहीं मिला, लोकल प्रत्याशी नहीं मिला। बाबू सिंह कुशवाहा पर तमाम आरोप प्रत्यारोप रखते रहे हैं, जिस वजह से अभी हाल में ही बाबा दुबे ने पार्टी से बगावत करके पार्टी छोड़ दिया और बीजेपी को समर्थन कर दिया। तो सब चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जा रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ धनंजय सिंह का सपोर्ट करना बीजेपी के लिए एक तरफ फायदा भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी को भी लाभ पहुंचा रहा है। जो मुस्लिम मतदाता है वो बीएसपी और समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और क्षत्रिय वोट जब यादव 1,91,000 है, तो फिर तो क्षत्रिय वोट पूरी तरह से जाएगा, या वहां जैसे पश्चिम में नाराजगी है, या भी दिनेश बता रहे थे प्रतापगढ़ में भी थोड़ा सा मामला है, प्रयागराज। धनंजय सिंह के आने से यहाँ पे क्षत्रियों की नाराजगी दूर हो गई है। क्षत्रिय वर्ग लगभग मान के चले तो बीजेपी को ही जा रहा है, लेकिन जो ब्राह्मण वर्ग है वो बाबा दुबे के आने से वो भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, जिससे बीजेपी यहाँ पे मजबूत एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ मुस्लिम, मौर्य और
कुछ यादव समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, तो मुस्लिम और दलित वहां वर्गों के लोग बसपा की तरफ भी रुख कर रहे हैं। बड़ी बात आपने की अजय, आप फील्ड में बने रहें और जो खबर दे रहे हैं वो हम वैसे ही रिपोर्ट करेंगे। और हो सकता है कि वहाँ ये बीएसपी वहाँ अच्छा खेल करे और दूसरे नंबर पे दिखाई दे इन 85-80 सीटों में, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है। जो सारे और आंकड़े देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बाबू सिंह कुशवाहा नहीं, वहाँ समाजवादी पार्टी लड़ रही। कांग्रेस का वोट जौनपुर में पिछली बार भी अच्छा मिल गया था, यहीं से रवि किशन 2014 में भी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। हाँ, अभी तक तो यही लग रहा था कि बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन होगा, लेकिन अब तो ठीक है। मछली शहर में क्या है स्थित, बहुत संक्षेप में बताइएगा। मछली शहर में भी बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। दरअसल सीटिंग सांसद बीपी सरोज का लगातार विरोध हो रहा है, अभी भी विरोध उनका बना हुआ है। क्षेत्र में बड़े बड़े नेताओं ने रैलियां जरूर की, लेकिन जनता का विरोध दूर नहीं हो पाया है। प्रत्याशी को लेकर बेहद नाराजगी है, जिससे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को इसका लाभ मिल सकता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आता हूं मैं, इसमें जितने हमारे संवाददाता जुड़े हैं उसमें आजमगढ़ पे बड़ी लड़ाई है। बीजेपी 2022 में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीती, लोकसभा 19 में नहीं जीती थी, लेकिन बढ़िया किया चुनाव और बीजेपी ने उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को पटक दिया कहना चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी बहुत कुछ सुधार किया समाजवादी पार्टी ने। गुड्डू जमाली को लेके आए, लेकिन बसपा ने यहाँ भी खेल बिगाड़ा और बसपा ने उनको सबिया अंसारी को दिया, फिर उनके पिताजी को मशहूक खान को दे दिया। लेकिन बसपा क्या खेल बिगाड़े या निरहुआ बहुत नंबर 1 चल रहे हैं, ये तो अवनीश से जानेंगे। आज अपर्णा यादव पहुंच गई थी आखिरी दिन रोड शो में निरहुआ यादव के, उन्होंने भी कुछ हमला बोला और केशव मौर्य ने भी अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है। पहले सुनते हैं केशव मौर्य ने अखिलेश पर क्या कहा है और अपर्णा यादव कैसे पहुंची हैं भाई के विरोध में प्रचार करने। यही होता है लोकतंत्र की खूबसूरती, रिश्तेदारी, नातेदारी, भाईगिरी सब एक तरफ और सियासत एक तरफ। तो पहले सुनते हैं केपी मौर्य को और अपर्णा यादव को। उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य है, वह लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ हासिल करने जा रही है। ये चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये बयानवीर हैं, धरातल पे इनके पास कुछ नहीं है। कोई गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को नहीं चाहता है। सब लोग सुशासन चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, विकास चाहते हैं। सपा आवे तो रोटी को भी खतरा, बेटी को भी खतरा और टोंटी को भी खतरा। इसलिए अब सब लोगों ने तय किया है कि न कांग्रेस चाहिए, न सपा चाहिए, न बसपा चाहिए, भाजपा चाहिए, मोदी जी चाहिए। तीसरी बार मोदी सरकार 4 जून को 4। मैं सभी को कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास लेकर के आगे बढ़ रही है। आदरणीय मोदी जी का जो विचार है उसको लेकर के आगे बढ़ रही है। और मैं सभी से कहूँगी कि हमारे भाई दिनेश प्रताप सिंह जी को जो है आगे जो है बढ़ चढ़ करके उनका समर्थन करें। और सभी अपने भाइयों से कहूँगी, सभी अपने परिवार के लोगों से कहूँगी कि दिनेश लाल यादव जी को यहाँ से भारी बहुमत से सांसद बना करके दिल्ली भेजें। मुझे उनके प्रोग्राम के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, पर जो है अच्छी बात है, लोकतंत्र है, सब कर सकते हैं। मेरे लिए यह सीट बहुत ही अहम है और मेरे श्रद्धेय ससुर जी जो है आदरणीय नेताजी हमेशा जो है इस सीट के सभी लोगों को कहते थे कि उनसे बड़े मानसिक उनका लगाव है, बड़ा आत्मिक लगाव है। और जो है इसीलिए मैं भी यही कहूँगी कि आज उसी लगाव के चलते हुए अपनी पार्टी से बीजेपी से मैं दिनेश लाल यादव जी के सपोर्ट में आई हूँ। दिनेश लाल के सपोर्ट में आई हैं। अवनीश बताएंगे। अवनीश,
वोटों के समीकरण को देख लेना तो आजमगढ़ में हारने का तो कोई तरीका ही नहीं बनता है कि धर्मेंद्र यादव हारे। लेकिन नंबर 1 निरहुआ का कॉन्फिडेंस पूरे चुनाव के दौरान, बड़े बड़े नेताओं की रैली बीजेपी के, और आखिरी के दिन जिस तरह से अम्रपाली दुबे ने, जिस तरह मोहन यादव को उतारा गया 4 लाख यादवों को दिखाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि एक ही यादव इस देश में है, मुलायम सिंह यादव और उनका परिवार जो यादवों की रक्षा कर सकता है, मोहन यादव भी है। इस बार समीकरण में नहीं पूछूंगा क्योंकि वो दलित मुस्लिम यादव मिलके सीधी जीत का सर्टिफिकेट अगर ड्राइंग रूम में मिले तो मान लिया जाए कि इनको मिलेगा। और अभी आपने देखा था जौनपुर में कैसे यादव और मुस्लिम वहां नहीं मिलता दिख रहा है, बंटवारा दिख रहा है। क्या आजमगढ़ उपचुनाव अब की आम चुनाव में बीजेपी रिपीट करने जा रही है? आपको वहां पर फील्ड में है, क्या दिखाई दिया? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि लोकसभा का उपचुनाव जो था और आम चुनाव जो है वो बेहद मतलब एकदम अलग अलग है। आम चुनाव की तस्वीर कुछ और थी, 19 के भी और 22 के उपचुनाव की भी तस्वीर अलग है, क्योंकि यहाँ पे 10-10 विधायक जो है वो समाजवादी पार्टी के हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने यादव जो MY फैक्टर है उसको भेदने के लिए बीजेपी ने बहुत कोशिश की है। इतनी कोशिश की है कि उसके लिए उसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ गया है। इस लेवल पे MY फैक्टर को भेदने में लगी हुई है बीजेपी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि MY फैक्टर को भेदने में बसपा भी कोई अपनी कोर कसर नहीं छोड़ी है, बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो ऐसे में कौन किस पर कितना भारी होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने पूरे सैफई परिवार को उतार करके ये बताने की कोशिश की है कि यादव और मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। लेकिन निरहुआ का जो लोकसभा का उपचुनाव का रिजल्ट है उसको लेकर वो बड़ा आश्वस्त नजर आते हैं। हमारी बात हुई थी, लगातार निरहुआ से बात हो रही, धर्मेंद्र से बात हो रही है, ग्राउंड पे जा रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ कई विधानसभा सीट ऐसी है जहां पे केवल मुस्लिम और यादव विधानसभा में सर्टिफिकेट दे देते हैं। लेकिन लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में इस बार के चुनाव में थोड़ी सी टक्कर इसलिए देखी जा रही है क्योंकि HN पटेल जो हैं वो सगड़ी से विधायक हैं और सगड़ी में थोड़ा उनका विरोध है क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं हैं। पिछले जब से विधानसभा के रिजल्ट आए हैं मिनिमम टाइम में उन्होंने सगड़ी विधानसभा में अपना समय दिया है, तो इसको देखते हुए थोड़ा सा विरोध है। तो ये माना जा रहा है कि अगर सगड़ी विधानसभा वीक होती है तो निरहुआ बहुत तगड़ी फाइट में आ जाएंगे धर्मेंद्र यादव के साथ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो काफी मजबूत स्थिति में इस समय धर्मेंद्र यादव हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ गुड्डू जमाली हैं। गुड्डू जमाली बसपा से भी जब चुनाव लड़ते थे तो 2 लाख 2.5 लाख वोट उनके लिए बहुत आम बात होती है। वो AIMIM से भी लड़ते हैं तो भी उनके पास पर्याप्त वोटों की संख्या होती है। तो उनके पास मुस्लिम वोट जो कोर वोट उनका है वो हमेशा बना रहता है, चाहे वो किसी भी दल में रहें। तो ये बहुत अहम भूमिका तय करेगी आने वाले रिजल्ट में कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की फाइट में, दोनों के कंक्लूजन में अगर देखा जाए तो यही फाइट का सबसे बढ़िया तरीका है कि सगड़ी में अगर कुर्मी वोट अगर चेंज होता है, शिफ्ट होता है बीजेपी की तरफ, तब फाइट थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं मेहनगर विधानसभा सीट की। तो मेहनगर में भी बहुत अच्छी ब्राह्मणों की भी संख्या है मुझे लगता है। तो वो ब्राह्मण वोट, जनरल वोट जो है वो अगर शिफ्ट हो जाते हैं बीजेपी की तरफ। क्यों? क्योंकि काफी लंबे समय से जैसे पश्चिम में भी कुछ छत्री विरोधी मामले सामने आए थे, तो आजमगढ़ में भी अभी कल से एक काफी तेजी से चर्चाएं हो रही है कि छत्री पूर्वांचल में विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। तो ऐसी कुछ तस्वीरें भी थी, TV9 ने एक्सक्लूसिव उस खबर को भी दिखाया था। तो इसका भी इम्पैक्ट मुझे लगता है कि निरहुआ पे पड़ेगा, क्योंकि अगर छत्री विरोध करता है या और जनरल वोटर्स जो है वो विरोध करते हैं तो इसका खामियाजा मुझे लगता है निरहुआ को भुगतना पड़ सकता है। मैं समझ रहा हूँ, कांटे की टक्कर आप देख रहे हैं या एज देख रहे हैं निरहुआ को या धर्मेंद्र यादव को? क्योंकि धर्मेंद्र यादव ने अपना घर बनाया और बोले हम जाएंगे नहीं, अब यहीं रहेंगे।
देखिए, धर्मेंद्र यादव ने तो अब अपना सब कुछ यहीं बना लिया है। घर, राशन कार्ड, वोटर कार्ड सब यहीं बनवा लिया है, क्योंकि निरहुआ बार बार कहते थे कि वो बाहरी प्रत्याशी हैं, इसलिए धर्मेंद्र यादव अब वहां से आकर के बदायूं से यहीं शिफ्ट हो गए हैं। पूरा परिवार उनका यहीं पे है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब निरहुआ के सामने सबसे बड़ी मजबूरी ये हो जा रही है कि निरहुआ अब करे तो क्या करे, क्योंकि बार बार लोग कहते थे कि धर्मेंद्र यादव हारने के बाद यहां से चले गए और निरहुआ हारने के बाद यहीं डटा रहा। तो अब धर्मेंद्र यादव ने अपना घर बनवा लिया और ये साफ तौर पे ये कहते हैं कि अब हम हारेंगे चाहे जीतेंगे, रहेंगे आजमगढ़ में ही। आप एज किसको देख रहे हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद मुझे लालगंज भी आपसे पूछना है, बहुत लोग हैं इतना। बिल्कुल, ये लड़ाई देखी जा रही है क्योंकि सगड़ी और मेहनगर ये दो विधानसभा ऐसी है जिसको देखा जा रहा है कि जिसमें निरहुआ 20 हो सकते हैं, लेकिन और बाकी की लड़ाइयों में धर्मेंद्र यादव अभी तक आगे नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के क्या आगे है या पीछे है? समाजवादी पार्टी जो है वो आगे नजर आ रही है। अभी तक के जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी आगे नजर। बसपा तो कोई दलित नुकसान बीजेपी को नहीं पहुंचा रहा है? नहीं, वो गुड्डू जमाली का काउंटर करने के लिए बसपा ने बहुत प्रत्याशी बदले। पहले भीम राजभर को दिया, अपने प्रदेश अध्यक्ष को, फिर सबिहा अंसारी को, फिर उनके पति को टिकट दे दिया। तो वो टिकट इसलिए दिया है कि एम फैक्टर जो है वो उसको उसमें भेद कर सके, लेकिन वो सेधमारी नहीं कर पा रही है उसमें। लालगंज में नीलम सोनकर कितना लड़ाई लड़ पा रही हैं या नहीं लड़ पा रही हैं? देखिए, लालगंज लोकसभा सीट की बात की जाए तो वहां पर नीलम सोनकर, चूंकि विधानसभा चुनाव भी वो हार गई थी और बहुत विरोध था उनका, लेकिन किसी तरीके से टिकट मिला। चूंकि वहां पे लालगंज की जो बीजेपी की कोर कमेटी है उसमें भी बहुत ज्यादा गुटबाजी बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से नीलम सोनकर और थोड़ा सा कमजोर नजर आ रही है दरोगा सरोज के मुकाबले, क्योंकि दरोगा सरोज पहले भी चुनाव जीत चुके हैं एक बार, और वहां पे जो मुस्लिम और दलित वोट है वो काफी ज्यादा है। तो इसको देखते हुए दरोगा सरोज की स्थिति वहां पे भी नजर आ रही है कि बहुत अच्छी नजर आ रही है। हालांकि इंदु चौधरी बीएचयू की प्रोफेसर है, उसको बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, इसलिए नीलम सोनकर थोड़ा डाउन हो रही है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।